नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जेल के बाहर धरना दिया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार इमरान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी में जुट गई है। मुनीर और शहबाज की कोशिश है कि इमरान को न्यायपालिका के जरिए रास्ते से हटा दिया जाए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में इसे लेकर अब सवाल शुरू हो रहे हैं, क्या जेल में इमरान को दी जाएगी फांसी? पाकिस्तान में देशद्रोह कानून का इस्तेमाल सरकार अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए करती आई है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा युद्ध विराम पर मंडराया संकट, दूसरे चरण को लागू करने से हमास का इंकार, कहा इजरायल पर पहले चरण को मानने के लिए बढ़ाया जाए अंतरराष्ट्रीय दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में झुके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के बीच चुनाव कराने को हुए तैयार। इस बीच यूरोपीय देशों पर फिर भड़के ट्रंप। जापान सागर से चीन और रूस के फाइटर जेट्स ने जापान और दक्षिण कोरिया के जहाजों को भगाया। एशिया में नई तनातनी, जापान और चीन में पहले से ही जारी है तनाव। और चलते चलते में देखेंगे मिस्र की 4600 साल पुरानी मिस्ट्री हुई सॉल्व। वैज्ञानिकों ने खोजा वो तरीका जिससे बनाए गए विशाल पिरामिड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएन चीफ गुटरेस की हूती विद्रोहियों से अपील, संयुक्त राष्ट्र बंदियों को तुरंत करे रिहा। विदेशी सरकारों के लिए जासूसी करने के आरोप में हूती अदालत ने 17 लोगों को सुनाई है मौत की सजा। एक फोन कॉल कर रुकवा दूंगा संघर्ष, थाईलैंड और कंबोडिया की ताजा झड़प पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। दोनों देशों के बीच 45 दिन में ही टूट गया सीज फायर। होंडुरास की राष्ट्रपति कास्ट्रो ने आम चुनाव में धांधली की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। कंप्यूटर में खराबी के कारण बार बार रुकी काउंटिंग। मियामी में डेमोक्रेट्स ने 30 साल के हार का सिलसिला किया खत्म। मेयर चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थित उम्मीदवार गोंजालेज हारे। एलिन हिंगिस ने दर्ज की जीत। तो रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान का हाल क्या है? क्या इमरान को धीरे धीरे कर मारने का प्लान चल रहा है? इमरान की बहन का कहना है कि जेल में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है। इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहां तक कि परिवार के लोगों को भी मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश को मानने के लिए जेल प्रशासन तैयार नहीं है। कोर्ट भी असहाय दिखाई दे रहा है और अपने आदेश को ना मानने पर जेल प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। दरअसल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि हर हफ्ते के मंगलवार को इमरान खान का परिवार उनसे मिल सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर इमरान खान की बहनें नौरीन खानम नियाजी, अलीमा खानम नियाजी और डॉक्टर उज़मा खानम इमरान खान से मिलने 3:30 बजे अदियाला जेल आई थी, लेकिन तीनों को रावलपिंडी के गोरखपुर चौक पर बैरिकेड के पास ही रोक दिया गया। कहा गया कि आप लोग इमरान से नहीं मिल सकते, कोई भी इमरान से नहीं मिलेगा। जेल प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट का आदेश दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने उसे मानने से इनकार कर दिया। बैरिकेड लगा दिए गए और सैकड़ों की संख्या में रावलपिंडी पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। सेना के आदेश पर अडियाला जेल के बाहर की सड़कें और जाने के पूरे रास्ते को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में ना पहुंच पाए, जिसके विरोध में इमरान खान की बहनें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी रही। इमरान की बहन अलीमा ने आरोप लगाया कि सरकार कानून तोड़ रही है, जबकि हमारी तरफ से कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया जा रहा है। अलीमा खानम ने कहा कि यह गैर कानूनी है। आखिर वे इमरान खान को अलग थलग क्यों रख रहे हैं और उन्हें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? हम जेल के बाहर बैठे हैं और यहां से नहीं हटेंगे। वे हमें डंडों से मार सकते हैं या गोली मार सकते हैं, हम इस जुल्म के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अडियाला जेल के बाहर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने जरूर पाकिस्तान की सेना को चिंता में डाल रखा है, इसलिए देर रात अचानक पूरे इलाके की लाइट काट दी गई। इसके बाद बर्फीले पानी की बौछार प्रदर्शनकारियों पर की गई। सर्द रात में बर्फीले पानी की बौछार को लेकर पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार एक बार फिर से बुरी तरह घिरती दिख रही है। सरकार की चिंता इमरान की लोकप्रियता को लेकर भी बढ़ रही है, जो कम होती नहीं दिख रही, और यही वजह है कि इमरान को जेल में ही खत्म करने की साजिश होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इमरान के मेडिकल परीक्षण के लिए जेल में टीम जा रही है, जांच हो रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ असीम मुनीर इमरान खान के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। मुनीर को इस बात का डर लग रहा है कि अगर इमरान को खत्म नहीं किया गया तो कभी भी वक्त बदल सकता है।
आज इमरान खान जेल में है, उनकी किस्मत का फैसला हमारे हाथ में है, लेकिन कल इमरान वापसी कर सकते हैं। इमरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। चुनाव में उनकी पार्टी उतरी तो सत्ता हासिल कर सकती है। इमरान फिर से सत्ता में वापसी कर सकते हैं और फिर जो आज इमरान के साथ हो रहा है वो मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। इसीलिए इमरान खान पर अब देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी है। इसके साथ ही इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई को प्रतिबंधित करने की भी तैयारी चल रही है। इमरान पर अगर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है तो एक बात तो साफ है कि फिर इमरान के लिए फांसी से बचना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास ही बताता है कि यहां शासकों के खिलाफ देशद्रोह के मामले सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को राजनीतिक साजिश वाले एक मुकदमे में फांसी दी गई, जिसे सेना और न्यायपालिका की साझेदारी का परिणाम बताया जाता है। ये कहें कि सेना के दबाव में न्यायपालिका ने भुट्टो को सजा सुना दी। वहीं नवाज शरीफ पर 1999 के विमान प्रकरण मामले में देशद्रोह का लेबल लगाया गया। पाकिस्तान के सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को संविधान को निलंबित करने का दोषी माना गया। ऐसे में इमरान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें दोषी ठहराना पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल इमरान की लोकप्रियता के साथ दुनिया भर के दबाव का है और इसी दबाव के चलते 2 दिसंबर को इमरान खान से मिलने की इजाजत उनकी बहन को मिल पाई थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा में युद्ध विराम की। तो हमास ने साफ कर दिया है कि गजा में युद्ध विराम का दूसरा चरण लागू नहीं होगा, यानी क्षेत्र की शांति एक बार फिर खतरे में पड़ गई है। और इसकी वजह हमास नहीं बल्कि इजरायल ही है, क्योंकि इजरायल बार बार गजा में लागू युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। उसे लेकर पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार गजा में शांति लाने का जो रास्ता अपनाया गया है उस पर इजरायली सेना के ये हमले खतरा पैदा कर रहे हैं। और अब हमास बुरी तरह भड़क गया है। हमास ने कहा है कि जब तक इजरायल समझौते का उल्लंघन करता रहेगा तब तक युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ सकता। अक्टूबर में लागू होने के बाद से युद्ध विराम का कम से कम 738 बार उल्लंघन किया जा चुका है। गजा में खाद्य सामग्री की कमी है और अस्पतालों में दवाइयां लगभग खत्म है। जब तक पहली चरण की सभी शर्तें लागू नहीं होती, जैसे कि बॉर्डर खोलना, हवाई हमले बंद करना और ज्यादा मानवीय मदद गजा में भेजना, तब तक अगला कदम मुमकिन नहीं है। इजरायल पर मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जाए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम की शुरुआत के बाद से अब तक इजरायली गोलीबारी में कम से कम 377 लोग मारे गए हैं। आप जानते हैं कि 10 अक्टूबर से गजा में युद्ध विराम लागू है, जिसके तहत पहले चरण में बंधकों की रिहाई होनी थी। इसमें हमास ने पूरा सहयोग किया। हालांकि मृत बंधकों के शवों को लौटाने में देरी पर इजरायल की तरफ से उस पर कई आरोप भी लगाए गए। वहीं दूसरे चरण में हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण, गजा के भविष्य के शासन, अंतरराष्ट्रीय बल की संभावित तैनाती और शांति बोर्ड की स्थापना शामिल है, लेकिन इसे लेकर तस्वीर अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। और अब हमास के इस बयान ने मध्यस्थों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि इससे पहले हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत अपने हथियार सरेंडर करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इजरायल को रुख को देखते हुए अब उन्होंने यह साफ कर दिया है कि यह समझौता तभी आगे बढ़ सकता है जब इजरायल भी इस पर पूरी तरह अमल करे। इजरायल पहले ही गजा की 50% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके उसे अपना इलाका घोषित कर चुका है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने साफ शब्दों में कहा है कि गजा सीजफायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र है वो अब नया बॉर्डर है। ये लाइन अब इजरायल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और सेना इससे पीछे नहीं हटेगी। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह गजा का वो हिस्सा है जहां खेती मुमकिन है और बाकी जो रिहायशी इलाके हैं उसे तो पहले ही इजरायल मलबे में बदल चुका है। इसी हिस्से में मिस्र से लगने वाला बॉर्डर राफा क्रॉसिंग भी शामिल है। ऐसे में इजरायल के इस सख्त रवैये ने युद्ध विराम को और मुश्किल दौर में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि इजरायल और हमास में बढ़ते इस तनाव को कम करने के लिए, युद्ध विराम के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा या अमेरिकी राष्ट्रपति का गजा पीस प्लान फेल हो जाएगा? यह आने वाले वक्त में साफ होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप के आगे ज़ेलेंस्की के सरेंडर की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो उनके पीस प्लान को मंजूरी दे दे। लेकिन ट्रंप का जो 28 सूत्रीय प्लान है, यूक्रेन के साथ ही यूरोपीय देशों का भी कहना है कि यह प्लान रूस की तरफ झुका हुआ है।
लेकिन ट्रंप किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि यूक्रेन इस प्रस्ताव पर तैयार हो जाए, क्योंकि रूस पर तो किसी का दबाव काम नहीं करेगा। ये बात भी ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में अब उनका कहना है कि रूस के जारी हमलों के खिलाफ यूक्रेन ये युद्ध हार रहा है और अब मॉस्को हावी है। ट्रंप ने इस बात का भी संकेत दिया है कि अमेरिका आने वाले वक्त में यूक्रेन को मिल रहा समर्थन कम कर सकता है। यही नहीं, उन्होंने यूरोपीय देशों पर भी निशाना साधा, जो लगातार यूक्रेन के हितों की वकालत कर रहे हैं और हर हाल में उसका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। यूरोपीय देशों की निंदा करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन को अंतिम सांस तक लड़ने दे रहे हैं। यूरोपीय नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की अगुवाई में चल रही कोशिशों में अपनी भूमिका तय करें, क्योंकि उन्हें डर है कि जल्दी समाधान की ये कोशिश महाद्वीप के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस तरह ट्रंप बार बार यूरोपीय देशों को कमजोर बता रहे हैं और उन पर हमलावर हैं, उसके बाद अमेरिका और यूरोप में भी दूरियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन ट्रंप के रवैये को देखते हुए अब यूक्रेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अब ट्रंप के आगे सरेंडर करते नजर आए। वो युद्ध के बीच यूक्रेन में चुनाव कराने को तैयार हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वे चुनाव नहीं करा रहे और युद्ध में हार के चलते अब उन्हें चीजें स्वीकार करनी चाहिए, जिस पर अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन 3 महीने में चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन अगर पश्चिमी साझेदार सुरक्षा दे दे, ये तभी मुमकिन हो पाएगा। युद्ध के बीच वोटिंग कराने के लिए सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और कानून तीनों की गारंटी चाहिए और फिर अगले 60 से 90 दिनों में यूक्रेन चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगा। रूस ने भी ज़ेलेंस्की पर जानबूझकर चुनाव न करवाने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि ज़ेलेंस्की अब वैध राष्ट्रपति नहीं है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के इस बयान ने कई चर्चाओं को बल दे दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन्हें अपने यूरोपीय साझेदारों पर अब भरोसा नहीं रहा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पर दबाव बनाकर युद्ध विराम पर सहमति बना पाएंगे। ये देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे दक्षिण चीन और जापान सागर में बड़ी जंग की आहट की। तो चीन और जापान के बीच तो तनातनी पहले से ही चली आ रही है। ताइवान के मुद्दे पर दोनों ही देशों के बीच शुरू हुआ विवाद अब सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बार स्थिति तब बिगड़ गई जब चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले J-15 लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा के पास जापानी F-15 जेट को लॉक कर लिया। ये बात तो आप जानते ही हैं कि एक फाइटर जेट किसी को भी निशाना बनाने से पहले उसे लॉक करता है। अब जापान का कहना है कि उसके जेट सुरक्षित दूरी पर थे, जबकि चीन का दावा है कि जापानी विमान उसके ट्रेनिंग मिशन में बाधा डाल रहे थे। और अब इस टकराव में रूस की भी एंट्री हो गई है। दरअसल जापान सागर के इंटरनेशनल क्षेत्र में चीन और रूसी फाइटर जेट्स का जॉइंट अभ्यास चल रहा है, जिसे देखते हुए जापान और दक्षिण कोरिया ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था, जिसके बाद चीन और रूसी फाइटर जेट्स ने जापान और दक्षिण कोरियाई फाइटर जेट्स को जापान सागर से खदेड़ दिया। रूस और चीन के फाइटर प्लेन दक्षिण कोरिया के एयर डिफेंस जोन के अंदर घुस गए। दक्षिण कोरिया का कहना है कि रूस या चीनी विमानों ने उसकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन यह कार्रवाई उकसाने वाली थी। दक्षिण कोरियाई सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि 2 चीनी और 7 रूसी सैन्य विमान कोरिया एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन KADIZ में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। करीब 1 घंटे तक ये विमान कादिज में आते जाते रहे और फिर बाहर निकल गए। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसे लेकर बयान जारी किया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि 2 रूसी Tu-95 बेयर टर्बोप्रॉप बॉम्बर जापान सागर से पूर्वी चीन सागर में दक्षिण की ओर उड़े हैं। ओकिनावा जापान के पास 2 चीनी H-6 सीरीज के बॉम्बर्स भी इसके साथ हो गए। जापानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बॉम्बर्स के साथ 4 चीनी J-16 फ्लैंकर मल्टी रोल फाइटर डेरिवेटिव्स भी शामिल हुए। बाद में बेयर बॉम्बर्स उसी रास्ते से उत्तर में जापान सागर में वापस उड़ गए, जबकि चीनी जेट चीन की तरफ वापस उड़ गए। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 2019 से चीन और रूस इस इलाके में लगभग हर साल 1 या 2 बार ऐसा संयुक्त अभ्यास करते हैं, जिससे अक्सर ही टकराव की आशंका बन जाती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पिरामिड्स की। तो पिरामिड्स को देखकर हमेशा यही ख्याल आता है कि हजारों साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी कौन सी मशीनें थी जिनके दम पर इतने विशाल पिरामिड्स बनाए गए होंगे। हम तो अभी तक यही सोचते थे कि हजारों मजदूर लंबे लंबे रैंप पर रस्सियों से खींचकर पत्थर ऊपर ले जाते होंगे और ऐसे ही इन पिरामिड्स को खड़ा किया गया होगा। लेकिन जरा रुकिए, एक फ्रेंच इंजीनियर ने इस थ्योरी को ही अब बदल डाला है। जेवियर लैंड्रेव नाम के सिविल इंजीनियर ने मिस्र के सबसे पुराने पिरामिड साक्कारा के सीढ़ी नुमा पिरामिड के नीचे कुछ ऐसा खोजा है जिसने सभी को चौंका दिया। उनकी रिसर्च कहती है कि ये लोग सिर्फ ह्यूमन एफर्ट पर निर्भर नहीं थे, बल्कि इन्होंने एक बहुत ही एडवांस हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम बनाया था।
ये लोग इतने जीनियस थे कि इन्होंने पानी का इस्तेमाल पिरामिड बनाने के लिए किया। वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर गहरे गड्ढों, वर्टिकल शैफ्ट्स और बंद कमरों का एक पूरा पैटर्न देखा। उनका मानना है कि पानी को एक खास जगह पर इकट्ठा किया जाता था। इस पानी को पिरामिड के अंदर के सिस्टम में डाला जाता था। ये पानी हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करके पत्थर के उन भारी भरकम ब्लॉक्स को ऊपर धकेलता या उठाता रहा होगा। सोचिए, इसे प्राचीन वाटर एलिवेटर या वाटर लिफ्ट का नाम दिया जा सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये पानी वाला लिफ्ट करीब 300 किलो तक का वजन उठा सकता था। और दिलचस्प बात तो यह है कि साक्कारा पिरामिड में लगे पत्थरों का औसत वजन भी लगभग इतना ही है। कुल मिलाकर इस निर्माण कार्य में 20 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए होंगे। यह थ्योरी बताती है कि मिस्र की प्राचीन इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा उन्नत थी। तो अगली बार जब आप पिरामिड्स की तस्वीर देखें तो याद रखिएगा कि हो सकता है कि ये सिर्फ मजदूरों के पसीने से नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियर्स की स्किल्स और पानी के जबरदस्त मैनेजमेंट से खड़े हुए हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।